जब राम प्रताप घर आया तो कमला ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है। आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज गौरी ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं है या फिर कोई नौकर है? राम प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो माँ, आप किस जमाने में जी रही हैं? आज के समय में ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वह जैसा कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। कमला को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर कमला की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी खराब होता चला गया। गौरी पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वह उन्हें बासी भोजन परोसने लगी। हरिनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमजोर हो गए। दूसरी ओर कमला पूरे दिन घर का काम करती थी और ऊपर से उन्हें ताज़ा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थककर सो गई। हरिनारायण जानते थे कि कमला को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वह बहुत कमजोर हो गई है। गौरी ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमजोर हो रहा हूं। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूं। आपसे काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना खाना चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हुई और जब कमला खाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियां और 4 रोटियां थी। यह देखकर वह चौंक गई और सोचने लगी कि आमतौर पर गौरी उन्हें 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज्यादा खाना क्यों परोसा गया? उन्होंने गौरी से पूछा, बहू आज मेरी थाली में इतना ज्यादा खाना क्यों दिया? गौरी ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। उस दिन कमला ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गई। वह अपने पति को गौरी के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वह उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि हरिनारायण सो रहे हैं। उसने सोचा कि सुबह बात कर लूंगी और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब कमला अपने पति के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि हरिनारायण चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। ये देख कमला घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। कमला परेशान थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अंततः वह बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वह ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगी। उसकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। समय बीतता गया और घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने ये देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। कमला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद राम प्रताप अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, कमला दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मां को फटे पुराने कपड़ों में देखकर राम प्रताप को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मां को झटकते हुए कहा, कौन है ये बूढ़ी और यहाँ क्या कर रही है? चपरासी बोला, सर ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो? यह ऑफिस है भिखारियों का अड्डा।
नहीं, इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूं। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूं। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए कमला राम प्रताप के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। राम प्रताप ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया। राम प्रताप अपनी मां से कहता है, सुनो बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना समय है और ना ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। कमला हाथ जोड़कर विनती करती है, बेटा इस समय मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़े से खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। प्रताप गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन, यहां से तुझे एक बार क्या बात कर ली, अब तू पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने 10 के नोटों की एक गड्डी कमला जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहां मौजूद गार्ड ये सब देख रहा था। कमला जी की हालत देखकर उसे दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर कमला को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, माँ जी क्या राम प्रताप सर सच में आपके बेटे हैं? कमला जी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर गार्ड का दिल दहल गया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद जब राम प्रताप अपनी बैठक खत्म करके बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहीं बैठे देखा। ये देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कमला का हाथ पकड़ा और वहां से खींचकर ले जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बूढ़ी को यहाँ से हटाना होगा, वरना मीटिंग के मेहमानों के सामने अगर यह कुछ बोल पड़ी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वह अपनी मां को घसीटते हुए ले जा रहा था, पीछे से गार्ड ने आकर राम प्रताप के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने राम प्रताप को अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और उसे भला बुरा कहने लगे। राम प्रताप ने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूं जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वह किसी का नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए। राम प्रताप गाल पकड़े खड़ा रह गया। गार्ड ने कमला का हाथ थामा और कहा, माँ जी चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वह कमला जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून हरिनारायण जी के खून से मिलाया और बताया कि दोनों का रक्त समूह एक ही है। गार्ड ने अपना खून हरिनारायण जी को चढ़ा दिया। कमला जी कुर्सी पर बैठकर उसे आशीर्वाद देने लगी। उस समय वह गार्ड उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ने के बाद कमला ने गार्ड के पैर छुए तो गार्ड ने कहा, माँ जी मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाए। माँ का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। कमला जी ने गार्ड को थोड़े पैसे देते हुए कहा, बेटा तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, यह पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने विनम्रता से कहा, माँ जी मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए, आप सुबह से यहाँ बैठी रो रही थी, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, पहले मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। कमला की आंखों में आंसू थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनका सच्चा बेटा मिल गया हो। एक अजनबी होकर भी गार्ड ने हरिनारायण जी की जान बचाई, जबकि उनका अपना बेटा राम प्रताप उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना लेने गया और इधर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आई। उसने कमला
जी को बताया, माँ जी हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि खून का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ये सुनते ही कमला को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो हरिनारायण बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। कमला की आंखें पूरी तरह सूखी थी, वह पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गई।